नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। जमीन विवाद से संबंधित कानूनी परामर्श देने के लिए आज मेरे साथ एक मेहमान हैं, श्री अनिल देवलाल जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अपनी कीमती समय देने के लिए मैं देवलाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। देवलाल जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि रैयत क्या है, ज़मींदार और रैयत में क्या फ़र्क है, बटाईदार और रैयत दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही है, रैयती ज़मीन क्या है, रैयती ज़मीन कब खतियानी ज़मीन में बदल जाता है। धन्यवाद कृपानंद जी। आप समय समय पर दर्शकों को इस बारे में जो जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि रैयत क्या है, आपने ये पूछा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रैयतवाड़ी प्रथा थी और एक रैयत प्रथा या रैयत वाली ज़मीन कह लीजिए उसको। तो इसमें कंफ्यूज न करें। रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो ब्रिटिशर के द्वारा मद्रास में शुरू की गई थी, जो कि 30 साल चली थी। रैयत प्रथा जो है, इसमें अगर हम जो बिहार लैंड एक्विजिशन एक्ट है, बिहार एंड झारखंड लैंड एक्विजिशन एक्ट है, या बिहार के जो भूभाग है उसके अनुसार जो जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि खेती लायक ज़मीन जो होती है ज़मींदार की और उसकी जुताई जो किसान करता है उसको रैयत कहा जाता है, रैयत वाली ज़मीन कहा जाता है। और इसके बाद जब ये रैयत प्रथा ख़त्म हुई या ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुई तो उसके बाद जो रैयत वाली ज़मीन थी उनका जो क्या कहते हैं उसको रजिस्ट्री या खतियान आप कहते हैं, खाता खतौनी या उसको ऑथराइजेशन जो कहते हैं, वो उन किसानों के नाम पे आ गया है। आज के समय में जो आप पुश्तैनी ज़मीन जिसको जोतते चले आ रहे हैं उसको भी रैयत वाली ज़मीन कहा जाता है। दूसरा आपने कहा था कि रैयत और ज़मींदारी में क्या फ़र्क है। रैयत में भी किसान जो है ज़मींदार को लगान देता था और ज़मींदार आगे लगान देता था, और ज़मींदारी प्रथा में भी कमोबेश यही है। बटाईदारी ये हो जाता है कि आपके नाम पूरी ज़मीन है और तब आप किसी को बटाई पे इस सूरत पर दे रहे हैं कि भाई उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। तो बटाईदारी और रैयत मान लिया जाएगा कि ये थोड़ा सा अलग है। रैयती ज़मीन के मैंने बारे में आपको बता दिया, और रैयती ज़मीन खतियान में या खतौनी जिसको बोलते हैं या रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं में कब बदल जाती है। पहली बात तो ये हुआ कि 1946 से पहले जो भी इनका डिस्पोजल था या बंदोबस्त था वो अकॉर्डिंगली जिस आदमी के नाम चलते चले आया है, और जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है तो वो ज़मीन उन किसानों के नाम दे दी गई है। हाँ, वहाँ पे एक शर्त मान लीजिए या कंपल्शन मान लीजिए सरकार ने ये लगाई थी कि आप समय समय पर ज़मीन का जो रसीद होता है या जो उसका किस्त टैक्स जो भी होता है आप समय समय पर उसको देते रहें। यदि आप बहुत लंबे समय से उसका टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो ज़मीन फिर सरकार की चली जाती है। इसलिए इस ज़मीन का आप विधिवत टैक्स देते रहेंगे। जिस ज़मीन पे आपका क्या कहते हैं वो जोत है वो ज़मीन आपकी है और टैक्स देते रहेंगे तो वो ज़मीन आपके नाम हो जाएगी। ये रैयत के बारे में जानकारी है। देवलाल जी, थोड़ा इसमें मैं अपना ऐड करना चाहूँगा दर्शकों के नॉलेज के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे टैक्स भरने की बात होती है, लगान भरने की बात होती है, तो ये सरकारी कब होती है। तो हमारे कहने का मतलब है यदि आप 30 साल तक आप टैक्स नहीं भरे, रसीद पर्चा नहीं कटवाए, तो तब जो है आपकी जो चाहे रजिस्ट्री ज़मीन हो या पुश्तैनी ज़मीन हो वो सरकार के नाम हो जाती है। जी, यही है। 30 साल तक आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया उसमें। हाँ। तो उसमें सरकार क्या करती है कि आज के समय में नोटिस भी देती है और आपको सूचना भी मिलती है। हाँ। और अगर किसी कारण वो सूचना नहीं भी आपके पास आई तो आप समय अंतराल देख लीजिए कि 30 साल का समय अंतराल है, यहाँ तक मुझे भरना है। और अन्यथा फिर आपको इसके लिए आपको फिर अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको फिर लिटिगेशन में या न्यायालय में जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बटाईदार के जैसे आपने चर्चा किया, तो बटाईदार वाली बात जो जहाँ तक आती है तो इसमें मान लीजिए कि मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है या 5 बीघा ज़मीन है, मैंने बटेदारी लगाया, तो उसमें ये होता है कि जैसे हमने
उनसे उपजा लेना है साल भर का। जैसे 3 फसल आता है या 2 फसल आता है, जी गेहूँ आया, धान आया या दलहन आया, तो उसमें मैं उनको ये कर देता हूँ, जैसे साल का जो 10 मन गेहूँ मुझे दे दो, 10 मन जो है हमें धान दे दो, या चावल ही दे दो, या नहीं तो हमें पैसे ही दे दो। तो उसका जो है ना, हम जो उसका एनुअली जो है ना, सालाना जो बटाईदार में आजकल जो चल रहा है, जैसे बिहार में, झारखंड में और भी कोई प्रदेश में, कोई तो ये भी कहता है कि हमें आधा कर दो जो तुम्हें उपजाओ, जैसा कि आपने बताया। कई होता है कि नहीं जी हमें जो है इतना उपजा चाहिए, कई कहता है जी नहीं जी मुझे पैसे ही दे दो। तो बटाईदार में थोड़ा मैंने इसमें ये ऐड किया। ठीक है, धन्यवाद। देवलाल जी, वर्तमान में किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान के ज़मीन पर कंपनी कब्जा कर लेगी, यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो कंपनी अपनी नुकसान की भरपाई के एवज में किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बटाईदारी व्यवस्था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितनी समानता है? बटाईदारी व्यवस्था जो है वो, उसमें आप जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, वो आपके अपने फेथ पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कि ये शब्द से ही दृष्टिगोचर होता है कि इसमें अनुबंध बनेगा आपके और किसान के बीच में। इसकी जो मुख्य बात है जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाई है, उसमें ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप ज़मीन बीज, खाद और अन्य जो भी खेती की संबंधित सुविधाएं हैं वो आप उनसे लेंगे। उसके बाद आप खेती करेंगे और खेती करने के बाद जो सरकार का रेट फिक्स होगा या एक तय रेट पे आप उन कॉन्ट्रैक्टर को वापस वो फसल बेचेंगे। ये तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि सरकार ये कहती है कि जो कई बार ये होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम हो गया, ज़्यादा हो गया, या किसान को बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, तो इसलिए सरकार ने ये कोशिश की है कि कॉन्ट्रैक्टर को बीच में डाला जाए ताकि किसान बीज, खाद आदि खरीदने से वंचित ना हो और बाद में उनकी जो फसल है उसका भी उनको उचित कीमत दी जाए। सरकार ये कहती है कि ये किसानों के हक में है, लेकिन अब किसान ये कहते हैं कि बड़े किसान तो इसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं शायद वो जिनकी छोटी ज़मीनें हैं उनको शायद कॉन्ट्रैक्टर इंटरटेन ना करे, या वो ना उनसे ले पाएँ या ना उतनी फसल दे पाए, उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी भ्रांति इसमें यह है कि अगर बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर किसान उसके साथ अनुबंध तोड़ता है तो अनुबंध तोड़े जाने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिए हैं। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मिंग से वो कहते हैं कि उनकी जो मतलब ये लगा लीजिए अधिकार है ज़मीन पे या फसल पे अधिकार है, बोने पे जो अधिकार है उसमें थोड़ा सा वो अधिकार उनके श्रिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आके बार बार उनसे सवाल जवाब भी कर सकता है कि आपने किया या नहीं किया, ये किया। अब ये बात की बात है कि हमने सरकार ने स्पष्टीकरण क्या दिया या कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि छोटे किसान इसमें दबेंगे। फिर दूसरा ये है इसमें कि जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो चूँकि किसान के पास इतना बड़ा लीगल पैनल नहीं है या उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और कंपनियों के पास सारी सुविधाएं हैं, तो हो सकता है उसका फ़ायदा उठा के ले जाएं। अब सरकार इसमें अपना स्पष्टीकरण ये देती है कि जो भी किसान कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपना अनुबंध बनाएंगे उस अनुबंध को बनाने में उनकी पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा अपनी इच्छा के अनुसार वो उपज के दाम तय कर सकते हैं। मान लिया कई बार ये होता है कि जैसे आम की फसल है, छोटी हुई तो उस हिसाब से वो आपस में तय कर लेंगे इसकी कितनी फसल होगी। बहुत बम्पर फसल हुई और फल की क्वालिटी अच्छी है तो वो अपने हिसाब से तय कर सकती है। दूसरा वो कहते हैं कि किसानों को 3 दिन के अंदर उपज की रकम भी हम देंगे। ये सरकार का स्पष्टीकरण है। केंद्र सरकार 10,000 कृषक उत्पादन समूह निर्मित कर रही है जिसके तहत छोटे किसानों को भी उनकी फसल के लिए उचित रकम मिल सकेगी। तीसरा वो कहते हैं कि कृषि बिल में अनुबंध के बाद किसानों को फसलों में बेचने के लिए व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि खरीदार खेत से खुद चलकर फसल की कीमत देगा। और दूसरा ये कहते हैं कि इसके बाद अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो 30 दिन के अंदर वो निपटा लिया जाएगा। ये सरकार का स्पष्टीकरण है इसमें। तो इसमें बेहतर ये है कि किसान और सरकार मिलकर वार्ता इस पर करें, तब ये बेहतर हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि ये बटाईदारी से थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का थोड़ा बहुत तो पालन करना पड़ेगा दोनों तरफ से। लेकिन इसमें किसानों को थोड़ा सा, जो सरकार कहती है कि सरकार ने किसानों को इसमें हर तरह की छूट दे रखी है, और छोटे किसानों के लिए भी ग्रुपों के माध्यम से उनको अधिकार दे रखा है। तो ये इस चीज़ में है। दूसरी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो जब सरकार यह कह रही है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें अथवा न करें, तो फिर विरोध किस लिए? मुझे तो ये लगता है कि इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। यदि इसमें कोई उलझने हैं, अड़चने हैं, तो आप सरकार के साथ आके बैठिए, उसके बाद पुनर्विचार भी हो सकता है उस पर। आप अपना पक्ष रखिए, नहीं तो हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और जहाँ तक अभी तक ये बिल पड़ा है, या जितना भी मुझे इस बिल का अध्ययन किया है मैंने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसानों पर कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की गई है। ठीक, धन्यवाद। देवलाल जी, दरभंगा बिहार से छेदी दास का एक सवाल आया हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि रैयती ज़मीन का बंदोबस्त किस आधार पर किया जाता है, अर्थात ऐसी ज़मीन का पर्चा या रसीद कब बनाया जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। इसमें मैंने पहले भी बताया है छेदी दास जी कि जब से जमींदारी प्रथा ख़त्म हुई है, उसके बाद किसानों को ये अधिकार दे दिए गए हैं। सरकार ने ये ज़रूर कहा था कि प्रतिवर्ष आप अपना टैक्स या जो भी लगान, जो भी मतलब उसके किस्त वगैरह जो भी हैं, उसको आप विधिवत जमा कराते रहें, वो ज़मीन आपकी रहेगी। और रैयत की ज़मीन का आज़ादी के बाद और ज़मींदारी के उन्मूलन के बाद किसानों को दे दी गई है ज़मीन। थोड़ी बहुत इसमें जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि 1946 से पहले जिन गैर मजरूवा खास ज़मीनों की बंदोबस्ती या उसका विधिवत ट्रांसफ़र हो चुका है, उसकी रसीद कटेगी और उनका म्यूटेशन भी होगा। इसी सभी तरीक़े के बंदोबस्त वो ट्रांसफ़र भी होंगे और किसानों के नाम भी किए जाएंगे। इसमें मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के रहे थे तत्कालीन, उन्होंने ये आदेश भी किया था कि बंदोबस्त और गैर मजरूवा ज़मीन जिनकी रसीदें नहीं कट रही थी, उसको लेके एक बात भी उठाई गई थी। तो जिसमें एक डिस्पोजल भूमि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सलाहकार जो पांडे जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। इस बैठक में ये कहा गया था कि जो गैर मजरूवा खास भूमि ज़मीन जिसका हस्तांतरण 1946 से पूर्व हो गया है, उसकी रसीद ऑनलाइन कटने की व्यवस्था की जाए। दैट मीन्स कि आज़ादी से पहले या जमींदारी उन्मूलन से पहले जो ज़मीन जिनके नाम थी वो उनको दे दी जाए, ये दूसरे अर्थों में है। उसके बाद इसका लगातार ऑनलाइन रसीद जारी होने की व्यवस्था भी की गई है और इस अनुशंसा को उन्होंने जो संबंधित अधिकारी थे उनको भेज दिया गया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और इसमें साथ में एक छोटी छोटी ये भी बनाई गई थी, जैसे आप कहते हैं कि तहसील दिवस, उसमें एसडीएम वगैरह बैठ के खुद इस बात की जानकारी देते थे यदि कोई भूमि संबंधी कोई चीज़ आपके पास है या कोई किसी चीज़ का निस्तारण करना हो तो वो निस्तारण भी उसका किया जाना है। उसके बाद आपने कि बंदोबस्त ज़मीन का किस आधार पर किया जाता है, तो दो चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो आज़ादी से पहले, जमींदारी उन्मूलन से पहले ज़मीन किसके नाम थी, और दूसरी बात आप उसकी जो रसीद वगैरह किस्त वगैरह जमा आपके नाम चली आ रही है। और तीसरा ये देख लेते कि खतौनी में वो ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई है विधिवत, तो वो ज़मीन फिर आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और उस ज़मीन का पर्चा, रसीद, म्यूटेशन वगैरह जो भी है सब आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। देवलाल जी, छेदी दास का दूसरा सवाल है, बिना रैयत के सहमति से यदि किसी रैयती ज़मीन का पर्चा किसी व्यक्ति के द्वारा बना लिया गया है और उस ज़मीन पर रैयत का कब्जा है, तो क्या पर्चाधारी उस ज़मीन का मालिक होगा? इसका जवाब है नहीं। इसमें दो चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट जो इसमें है उसमें यह किया गया था कि ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट, यानी हस्तांतरण के अधिकार के सहित और हस्तांतरण के अधिकार के बिना या रहित जिसको कहते हैं। इसमें क्या था कि जैसे SC ST कास्ट के जो लोग थे उनकी ज़मीन को अहस्तांतरित बनाया गया था ताकि वो किसी को ट्रांसफ़र ना कर सके। वो इसलिए बनाया गया था कि कोई उन पे जोर जबरदस्ती जुल्म करके ज़मीन अपने नाम ना ले लें।
और जो ट्रांसफरेबल राइट जिसके पास थे, हस्तांतरणीय राइट जिसके पास थे, वो अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकता था। वो जनरल कैटेगरी में हो गया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बिना रैयत की अनुमति के अगर कोई उसके पर्चा या रसीद भर देता है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर उसका आपकी एनओसी मांगी जाएगी। पहली बात ये देखा जाएगा ट्रांसफरेबल है या नहीं है। अगर ट्रांसफरेबल है तो पहला ये देखा जाएगा कि आपकी अनुमति है उसमें, आपकी एनओसी है उसमें, आपकी सहमति है उसमें। यदि आपकी सहमति नहीं है तो वो ज़मीन उसके नाम, उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। यदि किन्हीं कारणों से गलती से या किसी गलत तरीके से उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र हो गई है तो आपके पास पहली पे एसडीएम या डीएम, उनके माध्यम से आपको शिकायत का मौका दिया जाता है। यदि उसके बाद भी किसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपके पास न्यायालय है, और न्यायालय में बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं कि आप अपनी ज़मीन पर कब्जा रख सकते हैं और अपनी ज़मीन अपने नाम रख सकते हैं। आप ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। देवलाल जी, हमारे एक दर्शक विकी सोनी जी का एक सवाल आया है। वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी 4 भाई हैं जिसका याददाश्त बंटवारा हुआ है, और तीनों भाई अर्थात तीनों चाचा ने अपने हिस्से का ज़मीन बेच दिया है। सिर्फ मेरे हिस्से का ज़मीन बचा है जिसका मैंने अपने पिता के नाम से रोटरी के द्वारा शपथ पत्र बना करके अपने पिता के नाम से जवाबबंदी कराया है, जिसमें मेरे पिता के एक भाई द्वारा शपथ पत्र बनाकर दिया गया। बंटवारा में ये ज़मीन मेरे भाई को मिला है और इनके कब्जे में है। अब मेरे पिता के उस भाई को आपत्ति है जो कि अपने हिस्से का ज़मीन बेच दिया है। मैं यहाँ थोड़ा सवाल को और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि मेरे भाई के कब्जे में हो ज़मीन, यानी कि फर्दर जो है जब इनके पिताजी के हिस्से में हुआ है तो इनके भाई में बंटवारा हुआ ज़मीन, दोनों भाई में। हो सकता है कि इनको जो है पिता किसी और हिस्से का जो सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन को अपने हिस्से में दिया हो और उनको जो पुश्तैनी ज़मीन दिया हो, जो पुश्तैनी ज़मीन की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो है जिस पर इन्होंने कहा है कि जो मेरे चाचा, मेरे भाई का जो है, मेरे पिता का जो भाई है वो ऑब्जेक्शन कर रखा है, उन्होंने भी शपथ पत्र बनाया है, तो वो हिस्सा जो इनके भाई में चला गया है, जो इनके आपस में जो खुद बंटवारा हुआ है। तो मैंने ये सवाल को थोड़ा क्लेरिफाई कर दिया है। विकी सोनी जी, बंटवारे के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है वो भी ये कहता है कि जिस दिन आप जिस परिवार में आपने जन्म ले लिया तो उस संपत्ति में उतना हिस्सा आपका बन जाता है। जैसे आपके दादाजी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों के सपोज कीजिए 10 बीघा ज़मीन थी तो वो 2.5 बीघा हर एक में बट गई। उसके बाद 1.5 बीघा आपके पिताजी के नाम रह गई, उसमें से उनके जितने पुत्र हैं वो उनमें ज़मीन बट जाएगी। ये पुश्तैनी ज़मीन का क्या होता है कि जैसे जो एंसेस्टर आपके हैं जिनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे वो प्रधान के माध्यम से जाए, चाहे वो आपके माध्यम से जाए, चाहे वो पटवारी उसको खुद वेरीफाई करे, उसको वेरिफिकेशन करने के बाद वो खाता खतौनी में आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें अगर आगे बंटवारा करना है, आपके पिताजी कहते हैं कि जी मैंने सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन इसको दे दी है, जैसे हमारे कृपानंद जी बता रहे थे कि सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन इसको दे दी और उसके एवज में वो ज़मीन उसको दे दी है, तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर सबका हक बराबर का है। यदि उस सूरत में यह है कि वो ज़मीन आपके नाम है तो तब आपके पिताजी और आपके जो 2 भाई हैं उनके बीच में जो समझौता होगा उसके आधार पर वो ज़मीन चली जाएगी। हाँ, वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरे पास थी और बराबर के, उनको भी आपत्ति नहीं है, आपको भी आपत्ति नहीं है और आपके पिताजी को भी आपत्ति नहीं है, तब वो उस सूरत में वो ज़मीन इस तरीके से बंट पाएगी। यदि आप कहते हैं कि मेरे चाचा को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उसमें एक बार खतौनी देख लीजिए कि खतौनी में आपके पास कितनी ज़मीन थी, कितनी 4 लोगों में बटी है या 5, जो भी जितने भी लोगों में बटी है। उसके बाद आपके हिस्से कितनी आई, जो आपके हिस्से में आई है उसका डिस्पोजल करने का अधिकार सिर्फ उस आदमी को है। अगर दूसरा कोई उसमें ये कहता है कि जो मुझे तकलीफ है, मुझे आपत्ति है, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वो अगर कानूनी आपत्ति है या ऑथेंटिक आपत्ति है तभी वो सुनी जाएगी, अदरवाइज उस आपत्ति का कोई मोल नहीं है।
जो संपत्ति आपके पास आ गई है उसको आप अपने परिवार में बैठ के अपने तरीके से समझौता कीजिए। इन केस अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर आपके पास एक तरीका और है कि खतौनी की नकल लगा के और अपना जो आपका जो भी कागज़ है उसके संबंध में म्यूटेशन वगैरह जो भी कुछ आपका है उसको लगा के एक शिकायत दर्ज कराइए कि जो उन पार्टियों को बुलाइए, ज़मीन तो मेरी बनती है। अगर उनको लगता है अधिकारियों को की दिक्कत है तो उसका मौका मुआयना पटवारी या जो भी जिसको भी वो अपॉइंट करते हैं उसके द्वारा किया जाएगा और वो फैसला जो तर्क संगत और कानून संगत फैसला है वो निकाला जाएगा। देवलाल जी, हमारे एक और दर्शक हैं अरविंद कुमार जी, वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर पिताजी ने पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर अपने नाम से और छोटे बेटे के नाम से ज़मीन खरीदता है तो उस स्थिति में हक किसे मिलेगा? अरविंद कुमार जी, जैसा मैंने अभी इस परिचर्चा में पहले भी बताया है कि जो पुश्तैनी ज़मीन है वो बिना आपकी एनओसी की नहीं बिकेगी। अगर पिताजी उसका डिस्पोजल करते हैं और आप उस समय तक बालिग नहीं हैं, अगर बालिग हैं तो आपकी एनओसी मांगनी पड़ेगी उनको। अगर आप बालिग नहीं हैं तो उस स्थिति में कारण बताना पड़ेगा कि ज़मीन क्यों बेची जा रही है, क्या परिस्थिति, या तो बिल्कुल ही विकट परिस्थिति हो तो वो एक बार के लिए जायज़ है, लेकिन अदरवाइज ऐसी ज़मीन बेची नहीं जा सकती। दूसरी बात, किसी तरीके से वो ज़मीन बिक गई और बेचने के बाद उन्होंने उससे कोई भी संपत्ति ली और वो संपत्ति उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे भाई के नाम, मतलब 2 बेटे हुए तो छोटे बेटे के नाम कर दी, तो वो भी कानूनी रूप से जायज़ नहीं है। उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप उसकी शिकायत कीजिएगा। पहली बात तो अगर उस शिकायत में, उस प्रकरण में, उस प्रॉपर्टी के मामले में आपके साथ फिजिकल या इस तरह की कोई जाती हुई है, मानसिक दबाव आप पे डाला गया, तो उसके पुलिस का ऑप्शन भी आपके पास होता है। अगर सिर्फ सिविल टाइप का विवाद है तो उसमें आपके पास जो क्षेत्रीय स्तर पे हैं वो एसडीएम होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये अधिकारी होते हैं, तो उनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री ना की जाए। या आपको पता लग रहा है कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है तो आप अपनी वहाँ आपत्ति दाखिल करा दें कि इसकी आपत्ति क्यों हो रही है। उसके बाद यदि किसी सूरत से ये बात नहीं संभलती है तो उसके बाद न्यायालय आपके पास अंतिम और सबसे सशक्त विकल्प है, जिसमें कि आप परमानेंट इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन, इस तरह के सूट डाल के न्यायालय को बीच में इन्वॉल्व करके अपना हक ले सकते हैं। देवलाल जी, पटना बिहार से प्रेमचंद्र ओझा जी ने पुश्तैनी ज़मीन से संबंधित एक सवाल पूछा है। इफ़ ए पर्सन लाइव्स फार अवे फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड अनअवेयर ऑफ द इलीगल सेल फॉर मोर देन 3 years, व्हाट शुड ही डू टू गेट बैक हिज लेजिटिमेट शेयर? तो देवलाल जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक बहुत ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, इंग्लिश भाषा नहीं जानते होंगे, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है प्रेमचंद्र ओझा जी ने, इसको थोड़ा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताइए और इसका जवाब भी आप हिंदी में दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, काफ़ी दर्शक इसको समझ सकें। धन्यवाद। क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन lives far away from his ancestral property and unaware of the illegal sale for more than 3 years, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुश्तैनी संपत्ति से बाहर रहता है और इसकी जो अनाधिकृत विक्रय है इसका, उसके बारे में 3 साल से अधिक तक उसको जानकारी नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि उसको उसका अधिकृत और कानूनी हिस्सा मिल सके। तो प्रेमचंद ओझा जी, previously I would like to clear one thing, that ancestral property cannot be sold in illegal way, and in this matter the legitimate share is always there. So you should clear this thing in your mind, that if you are living away or you are not knowing about the sale or anything about your property, then also you have the right, legitimate right, to go to the court or to the concerned officials to take your share. अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में भी अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी संपत्ति में मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन आप परिवार में जन्म लेते हैं उसी दिन से आपका हक बन जाता है और आपकी प्रॉपर्टी कोई ले नहीं सकता। यह न्याय में भी
सुविधाएं दी गई हैं, और जो हमारा भू विभाग है, राजस्व विभाग है, उसमें भी ये सुविधाएं दी गई है। किसी कारणवश आप अपनी प्रॉपर्टी में नहीं है कि या उसके पास नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, आप नहीं आपको पता है कि प्रॉपर्टी मेरी बिक गई है, तो आपका सर्वप्रथम काम क्या होगा कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज या किसी भी अन्य प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो कौन करता है? राजस्व विभाग, एसडीएम जिसके मुखिया होते हैं, या मेट्रो सिटीज़ में रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार के ऊपर एसडीएम है, फिर ऊपर डीएम है, ये जो लोग हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल वे में पटवारी के पास जा सकते हैं कि जी मेरी ये ज़मीन बिकी है, इसका क्या रहा है, तो पटवारी लोगों के पास इसका पूरा खाता होता है। उसके बाद फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप तहसीलदार एसडीएम को अपनी शिकायत प्रस्तुत कीजिए कि जी ये ज़मीन मेरी थी और ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, आप उस पर दावा प्रस्तुत कीजिए अपना, तो वो आपकी सुनवाई करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। इन छोटे छोटे मामलों की जो अदालत होती है उसका अधिकार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं उनको ये अधिकार दिया रहता है। इन केस आप वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, और इन केस अगर आपको लगता है कि मेरी नहीं सुनी गई और फिर भी मेरे साथ जाती हुई है तो फिर उसके बाद फिर न्यायालय विकल्प होता है, जिसमें आप फिर मैंडेटरी इंजेक्शन डालें या टाइटल सूट डालें या कि और अन्य बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, तो इसके माध्यम से आप जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन है उसको कोई ऐसे नहीं कब्जा सकता। आज की परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस परिचर्चा में श्री अनिल देवलाल जी ने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाई, इसके लिए इनका हार्दिक आभार। हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज जी।